नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के एप्लीकेशन पर। दोस्तों आज हमारा जो चल रहा है एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड की 7th यूनिट चल रही है और 7th यूनिट में अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये सब हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि पेपर थर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा और यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज। दोस्तों हम देख लिए हैं अभी तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हमारा चल रहा है जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें हम परिभाषा देख चुके हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम जैव प्रौद्योगिकी के सेकंड लेक्चर पर हैं और इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक हम इसके सिलेबस में क्या पढ़ चुके हैं? परिभाषा, परिचय देख ली हमने जैव प्रौद्योगिकी का आधार देख लिया, मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, मातृत्व प्रभाव क्या होता है, परखनली शिशु क्या होता है, ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों 2020 के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया और प्रश्न इन्हीं में से उठने वाले हैं। 3 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 11 नंबर का हो, तो अच्छे से पढ़ते जाइए, आपको सब चीज मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले किराए की कोख क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, 3 पैतृक संतान क्या होता है। तो चलिए अब हम चालू करते हैं 3 पैतृक संतान। क्या होता है आखिर ये 3 पैतृक संतान? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है 3 पैतृक, 3 माता पिता हो जाएंगे। यार सर कैसी बातें कर रहे हो, 3 मम्मी पापा कैसे? 2 मम्मी पापा तो हमने सुना है दोस्तों, यही तो पूछता है वो 5 नंबर में। 3 पैतृक मतलब यहां पर एक पिता होगा और 2 क्या होंगी? माता होंगी। एक पिता और 2 मम्मी से बच्चा जो पैदा होगा वो क्या होगा? 3 पैतृक संतान। सर आखिर इसकी जरूरत कब पड़ती है, डॉक्टर सलाह कब देता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ये है मादा जननांग। ये क्या है? मादा। अभी ऐसे ही बना देता हूं मैं, आपको पेपर में ऐसा ही सिंपल सा बना देना है, ये इस प्रकार से। ये है मादा जननांग। आप सभी को पता है ये क्या है? अंडवाहिनी। अंडा मतलब आपका अंडाशय है, ये अंडाशय है। ये है अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब। और ये है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट संरचना, गर्भाशय। ये क्या हो जाता है? आपका गर्भाशय हो जाता है। अब सुनना, यहां अंडाशय से क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। ये फैलोपियन नलिका में क्या होता है? निषेचन होता है, निषेचन। और बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है। अब क्या दिक्कत है, हमने देखा था ये जब अंडाणु आता है और यहां से शुक्राणु रहता है तो शुक्राणु का सिर्फ केंद्रक आता है और महिला का क्या आ रहा है? पूरी की पूरी कोशिका आ रही है और आपका साथ ही साथ क्या आ रहा है? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ रहा है। तो जो 3 पैतृक संतान है ये क्यों की जाती है? अब समझना, 3 पैतृक संतान के अंदर जो महिला होती है, महिला के जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन है उसमें एक सिंड्रोम होता है, एक बीमारी होती है जिसे लेह सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेह सिंड्रोम, लेह सिंड्रोम। तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि भैया 3 पैतृक संतान महिला में लेह सिंड्रोम के कारण होती है, क्योंकि महिला का जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन होता है उसके अंदर दिक्कत आ जाती है और इस महिला से जो भी बच्चा पैदा होगा उस बच्चे के अंदर भी वो लेह सिंड्रोम पूरा का पूरा चला जाएगा। क्योंकि मैंने कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बताया था, इससे पहले वाले में, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मम्मी से सीधा बच्चे में जाता है और ये लेह सिंड्रोम जैसे ही इनका बच्चा होगा तो बच्चे में चला जाएगा। अब ये लेह सिंड्रोम के कारण बच्चा दुर्बल हो जाएगा, हाथ पैरों का विकास नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा और बच्चे की जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा ऐसा पैदा हो, तो वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं और डॉक्टर बताता है 3 पैतृक संतान। अब कैसे 3 पैतृक संतान करेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, चलिए उसको समझते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पेपर में क्या लिखना है वो बता देता हूं। ये है आपका 3 पैतृक संतान के बारे में थोड़ी सी जानकारी, फिर मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा। यदि लेह सिंड्रोम, ये कब होता है? लेह सिंड्रोम के कारण। लेह सिंड्रोम क्या है? यदि किसी महिला में लेह सिंड्रोम नामक बीमारी है, एक तो ये बीमारी हो, तो उस महिला से जो बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे से यह बीमारी हस्तांतरित होगी, क्योंकि यह बीमारी माइटोकॉन्ड्रियल जीन के कारण होती है और यह जीन सिर्फ माता से ही बच्चे में जाता है, पिता से सिर्फ गुणसूत्र जाते हैं, याद रखना। अब क्या होता है, इस बीमारी के कारण बच्चे की मां
मांसपेशियां विकसित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण वह बच्चा अत्यधिक दुर्बल हो जाएगा, कमजोर पैदा होगा, इसकी आयु बहुत कम होगी, इसीलिए दंपत्ति को इसकी सलाह दी जाती है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 पैतृक संतान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसके कारण पड़ती है। अब वो पूछेगा 3 पैतृक संतान की प्रक्रिया बताइए। तो चलिए अपन 3 पैतृक संतान की प्रक्रिया पहले मैं आपको अपने हाथ से बनाकर दिखा देता हूं, सिंपल भाषा में। सर कैसे बनाएंगे, ये लो बिल्कुल सरल सा बना देता हूं। 3 पैतृक संतान, 3 पैतृक संतान दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले तो पति पत्नी रहेंगे। ये ले लो पति, ठीक है, ये कौन है, पति है, पति रहेगा एक मेल, और ये है पत्नी फीमेल, ठीक है। ये कौन आ गई, ये आ गई आपकी फीमेल आ गई, ठीक है। ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गई, मेल फीमेल। अब इस महिला में क्या है, लेह सिंड्रोम है, पेपर में आपको ऐसे ही बनाना है, लेह सिंड्रोम है इस महिला में। अब लेह सिंड्रोम के कारण क्या होगा, बच्चा जो भी पैदा होगा उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर ऐसा कर देंगे कि जो पुरुष है उसका शुक्राणु ले लेंगे, ये महिला का क्या ले लेंगे, अंडाणु ले लेंगे, लेकिन अंडाणु से क्या कर देंगे, हम केंद्रक को बाहर कर देंगे, सिर्फ केंद्रक लेंगे, केंद्रक लेंगे, इसका शुक्राणु लेंगे, शुक्राणु में भी क्या लेंगे, सिर्फ केंद्रक आ जाएगा, केंद्रक आ जाएगा। अब सर केंद्रक केंद्रक थोड़ी मिलके बच्चा बनाएंगे, बच्चा बनने के लिए तो कोशिका चाहिए, तो वो तीसरी महिला आएगी यहां पर, ये तीसरी महिला आ जाएगी, याद रखना ये थर्ड महिला आ गई, ये तीसरी महिला, ठीक है, याद रखना। ये तीसरी महिला क्या करेगी, तीसरी महिला का हम क्या ले लेंगे, एक अंडाणु लेंगे, अंडाणु से हम क्या कर देंगे, केंद्रक बाहर निकाल देंगे, केंद्रक निकाल देंगे। अब इस महिला का केंद्रक क्या करेंगे, इसमें डाल दिया जाएगा। अब समझना बिल्कुल सरल है। सबसे पहले तो पुरुष का क्या ले लिया, शुक्राणु ले लेंगे, महिला का अंडाणु ले लेंगे, केंद्रक निकाल देंगे, इस महिला का भी केंद्रक निकाल देंगे, लेकिन कोशिका ले लेंगे, इस महिला से कोशिका ले लेंगे, समझना। अब इस कोशिका के अंदर पुरुष का शुक्राणु और अंडाणु को क्या करेंगे, एक परख नली में जाकर तीनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, मुलाकात करा देंगे। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा युग्मनज। अब इस युग्मनज को उठाकर इस महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। अब ये बच्चा किस में बनेगा, इस महिला के अंदर ही बनेगा, इस महिला का कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ महिला क्या देने आई थी, ये महिला सिर्फ कोशिका देने आई थी, जबकि केंद्रक केंद्रक दोनों के मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस महिला का भी माइटोकॉन्ड्रियल जीन गया है, तो बच्चे में इसके भी लक्षण दिखेंगे, लेकिन बच्चा इन दोनों का ही कहलाएगा, क्योंकि इसका गर्भाशय तो सही है, लेकिन ले सिंड्रोम था। अब इसके गर्भाशय में बच्चा 9 महीने बाद विकसित हो जाएगा, और इस प्रकार से 3 पैतृक संतान की प्रक्रिया हो जाएगी। वैसे तो 3 पैतृक संतान की प्रक्रिया बंद थी, अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने करके भी देखा, तो वो बच्चा 12-13 दिन में मर गया, लेकिन वो अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया था। फिर वो वैज्ञानिक मैक्सिको आया, मैक्सिको में उसने ऐसा करके देखा तो वो चल गया, और आज ब्रिटेन से लेकर बहुत सारे देश इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है अपना बच्चा हो, अपने गुण हो, क्यों दूसरे का लेगा। ये सोच कहीं ना कहीं गलत भी है। कोई लड़की नहीं चाहता, लड़के चाहता है, लड़के के चक्कर में लड़कियां होती जाती हैं। आप गोद ले लो, अनाथ आश्रय से ले लो। पेपर में क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, क्वेश्चन क्या था कि भाई भारत अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है, फिर भी इतने सारे तरीके क्यों अपनाए जा सकते हैं, क्या इन तरीकों के बिना भी भारत में जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, क्या इन तरीकों को बंद कर दिया जाए। तो आपके क्या राय है इस पर बताइए, नहीं तो हमारी बुक में इसमें पूरा का पूरा 1 पेज का आंसर दिया हुआ है, आप वहां से भी उसको ले सकते हैं। चलिए बाकी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप आपके नोट्स बना रहे हैं तो भी आप बनाते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि भैया ले सिंड्रोम के कारण इसकी प्रक्रिया क्या होती है, 3 पैतृक संतान की प्रक्रिया हमने देख लिया। ले सिंड्रोम के कारण होगा, लिखेंगे क्या,
ये चित्र यहाँ बना के दिया है, मैंने आपको सरल सा बना दिया है, सरल सा, क्योंकि पेपर में हमें वो ही आता है जो हमें याद रहता है, और वो ही आपको पढ़ाऊंगा मैं जो मुझे याद रहता है। हमें कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, हमें पेपर निकालना है, और हमारे जैसे लोग पेपर निकालते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। यदि किसी दंपत्ति की महिला के अंदर क्या है, किसी दंपत्ति मतलब जोड़ा, उसमें महिला को ले सिंड्रोम होता है, तो उस नर का शुक्राणु लिया जाता है तथा महिला के अंडाणु का केवल केंद्रक लेते हैं, जो मैंने समझाया है, और किसी अन्य महिला का अंडाणु ले लेते हैं, पूरी कोशिका ले लेते हैं, और उसका केंद्रक निकाल दिया जाता है। वही तो मैंने समझाया है, वही लिख के भी दे दिया। फिर परख नली में तीसरी महिला के अंडाणु में उस नर एवं मादा की जनन कोशिका का केंद्रक को निषेचित कराते हैं, और फिर विभाजन के फलस्वरूप उसे दंपत्ति की पत्नी के गर्भाशय में डाल देते हैं, और इस प्रक्रिया को तीन पैतृक संतान कहा जाता है। और तीन पैतृक जो बच्चा होगा उसे तीन पैतृक संतान के नाम से जाना जाएगा, बच्चा इन्हीं का रहेगा। समझ में आ गया? तीन पैतृक संतान अगर 11 नंबर में भी पूछ ले हो, 5 नंबर में और 3 नंबर में, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि किराए की कोख क्या होती है। किराए पर क्या किसी महिला की कोख निकाल कर दे दी जाती है? बताइए आप मुझे जल्दी से। पेपर में अगर 5 नंबर में पूछ लिया किराए की कोख क्या होती है, या फिर इंग्लिश में पूछ लिया सारोगेसी क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? देखिए, सामान्य जो आप पीएससी की तैयारी करते हो तो सामान्य बैकग्राउंड से रहते हो, किसी को अभी साइंस नहीं रहता, और अगर आप साइंस वाले टीचर से पढ़ोगे, बहुत ज्ञाता से पढ़ोगे, तो वो आपको घुस घुस के अंदर की जानकारी देगा, वो आपके काम की नहीं है। आपसे वो नए पाठ्यक्रम के अनुसार वही पूछेगा जो उसको आता है एग्जामिनर को, तो वो कोई साइंटिस्ट नहीं है। आपको भी उतना ही आना चाहिए जितना पेपर में पूछना है, हमें कोई ज्ञाता नहीं बनना है। इसलिए एक एक चीज को क्लियर करना, हम जो आपको 10वीं यूनिट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको पेपर में टॉपर बनाने के लिए कर रहे हैं, आपको वैज्ञानिक बनाने के लिए नहीं। तो याद रखना, टू द पॉइंट जानकारी फैक्चुअल भी रहेगी, जितनी आपको याद होनी चाहिए उतनी रहेगी। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं ऐप पर, और आपको ऐप मिल रहा है शुरुआती 100 बच्चों के लिए सबसे सस्ता, बिल्कुल 3000 रुपए का कोर्स मात्र 300 रुपए में मिल रहा है। तो अभी जाइए और आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा। अगर हम रुपए नहीं लेंगे तो फिर सब क्या करेंगे, पढ़ाई बंद कर देंगे, तो थोड़ा सा आपको भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा, जो पढ़ना चाहता है वो आइए, बाकी यहाँ पर यूट्यूब पे 1-2 लेक्चर आप देखकर काम चला सकते हैं। चलिए, किराए की कोख क्या होती है सर? अब देखो, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको पूरा बताया था। ये चित्र देखो आप, चित्र जल्दी से आप पहचान जाओगे। अब ये चित्र किसका है? अब बच्चा बता देगा ये चित्र किसका है, जल्दी बताओ। तो ये चित्र आ जाएगा सर, मादा गर्भाशय का चित्र है। अब तो ये हम ऐसे बना देंगे पेपर में आराम से। अब मादा गर्भाशय में ये क्या है, अंडाणु है, ये फैलोपियन नलिका है, लेकिन ये क्या है, ये गर्भाशय है। यहीं पर बच्चा विकसित होता है 9 महीने तक। बच्चे का संपूर्ण विकास गर्भाशय में होता है, लेकिन कोई महिला के अंदर ये गर्भाशय ही खराब हो जाए, गर्भाशय ही खराब हो गया, तो क्या होगा, इसके अंदर अंडाणु बन रहे हैं, पुरुष के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं, मिल रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन ठहर ही नहीं पा रहे वो गर्भाशय में। अब बच्चा तो चाहिए भैया, शादी हो गई, दंपत्ति माता पिता बनना चाहते हैं, तो अब डॉक्टर सलाह देता है किराए की कोख। जब कोई दंपत्ति, परिभाषा ध्यान से सुनना, जब कोई दंपत्ति अपने बच्चे को विकसित कराने के लिए किसी तीसरी महिला की कोख को किराए पर लेते हैं, तो ऐसा इस प्रक्रिया को परख, या क्या बोला जाता है, किराए की कोख कहा जाता है। तो याद रखना, बिल्कुल सरल है, रट्टा नहीं मानना। मैंने भी देखो आपके सामने वही बताया, हल्का फुल्का आप भूल भी सकते हो लेकिन याद आ जाएगा। तो याद रखना, जब कोई दंपत्ति अपने बच्चे को विकसित करने के लिए किसी तीसरी महिला की कोख को किराए पर लेते हैं कि भैया बहन जी आप क्या करो, हमारे बच्चे को विकसित कर दो, 9 महीने तक आप अपने अंदर रखो, उसके बाद हम ले लेंगे, वो बच्चा हमारा, इसके बदले हम आपको रुपए दे देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। सारोगेसी बिल आया है, 2019 में पास हो गया, 2022 में संशोधन भी हो रहे हैं उस पर। तो याद रखना, ये पेपर में 11 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं अब कि भैया किराए की कोख क्या होती है। मैंने आपको समझाया है, परिभाषा देखते हैं अब अपन। ये देखो,
किराए की कोख सारोगेसी क्या होती है, वो सारोगेसी भी 3 नंबर में पूछ सकता है। तो जब किसी दंपत्ति द्वारा अपने बच्चे के विकास के लिए किसी अन्य महिला की कोख किराए पर ली जाती है तो इस प्रक्रिया को किराए की कोख या सारोगेसी कहा जाता है। सामान्य सी परिभाषा है। अब सर सारोगेसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये लड़की सोच रही है या आप में से कोई लड़की या लड़का सोच रहा होगा क्यों पड़ी, तो मैंने बताया ना अभी, किसी महिला के गर्भाशय का खराब होना या किसी जैविक समस्या का होना जिसके कारण उसमें अंडाणु व शुक्राणु तो उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन फैलोपियन नलिका में निषेचन की प्रक्रिया भी हो रही है, लेकिन गर्भाशय में युग्मनज विकसित नहीं हो पा रहा, उसका विकास नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण दंपत्ति माता पिता नहीं बन पाते हैं। तब सारोगेसी के द्वारा बच्चे का जन्म कराकर वे दंपत्ति माता पिता बन सकते हैं। अब समझना इसको मैं प्रक्रिया आप पेपर में कैसे बनाओगे। तो ये लो, या आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा चित्र बनाना है किराए की कोख का। 15 नंबर में आए तो आपको क्या करना है, किराए की कोख। अब किराए की कोख में क्या हो जाएगा, यहां पर एक महिला है, यहां पर एक पुरुष है। अब सुनना, इस महिला का क्या है, गर्भाशय खराब हो चुका है, यहां से हम क्या करेंगे, अंडाणु बना, और यहां पर क्या बना, शुक्राणु बना। अब इसकी परख नली में हम क्या कर देंगे, परख नली में हम दोनों की मुलाकात करा देंगे, ये करा दी, हम जब से देखते आ रहे हैं। अब क्या बन जाएगा, अब यहां पर ये युग्मनज बन जाएगा, इसमें विभाजन हो गया। अब इस महिला के अंदर तो डाल नहीं सकते, तो तीसरी महिला के अंदर, यहां पर एक और महिला ले लेते हैं, ये कोई सी तीसरी महिला आ गई, ठीक है। इस महिला के गर्भाशय में हमने क्या कर दिया, इसको डाल दिया, इसको उठाकर इनके गर्भाशय में डाल दिया। अब इस बच्चे का विकास कहाँ होगा, इस महिला के अंदर। ये महिला 9 महीने बाद बच्चे को जन्म देगी, 9 मंथ बाद, और इस बच्चे को कौन ले लेगा, ये दोनों ले लेंगे। याद रखना। अब सर ये क्या वास्तव में होता है, हाँ भाई साहब होता है ये, इसीलिए तो सारोगेसी बिल लेकर आए। तो चलिए पढ़ते हैं सारोगेसी बिल में क्या समस्याएं थी, फिर सॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए। यहां से पेपर में पक्का प्रश्न आएगा आपके। चलिए तो देखते हैं, इसको अपन यहां रख देते हैं। अब प्रक्रिया देखते हैं भैया, सारोगेसी की प्रक्रिया क्या होती है और उसकी समस्याएं क्या आई, अब देखना प्रक्रिया क्या है। यदि किसी दंपत्ति में महिला के गर्भाशय में समस्या होती है, वही चीज आपको आएगी, बस आपको लिखना कैसे है। तो उस दंपत्ति के अंडाणु व शुक्राणु की मुलाकात परख नली में कराई जाती है, मैंने बताया, और पश्चात युग्मनज को किसी अन्य महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। अंडाणु शुक्राणु को मिलाया जाता है, फिर किसी अन्य महिला के गर्भाशय में उसको प्रवेशित करा दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में महिला सारोगेट मदर कहलाती है, जबकि वह पूरी की पूरी घटना क्या कहलाती है, सारोगेसी कहलाती है। पूरी की पूरी घटना क्या कहलाती है, सारोगेसी कहलाती है, और वो क्या कहलाता है, सारोगेट मदर कहलाएगी। अब समस्या क्या थी, मान लो आप ऐसा करवा रहे हो किसी महिला से, अब आपको कोई महिला आराम से मिल जाएगी क्या। मान लो किसी को करवाना है, घनश्याम को करवाना है, घनश्याम की बीवी की क्या हो चुकी है, गर्भाशय खराब हो गया। अब घनश्याम को ऐसी तो महिला मिल नहीं जाएगी, नहीं बाजार में जाके पूछे आंटी मेरे बच्चे को गर्भ 2 चांटे देगी और भगा देगी वो। याद रखना, तो ऐसे में क्या होगा, मध्यस्थ दलालों का विकास होगा। दलाल आएंगे, वो बोलेगा, फोन लगाएगा, अरे घनश्याम तुम्हें बच्चा करवाना है तो लाओ 5 लाख रुपए। तो घनश्याम बोलेगा, भाई साहब रुपए की कोई टेंशन नहीं है, आप 10 लाख ले लो। इसको क्या कर देगा, वो 10 लाख रुपए दे देगा मध्यस्थ को। ये मध्यस्थ क्या करेगा, इसकी सेटिंग है महिलाओं से कि भैया आप क्या करोगी, उसके बच्चे को 9 महीने तक रखोगी। तो ये महिला को सिर्फ देगा 2 लाख रुपए। बेचारी गरीब है महिला, इसलिए तो कर रही है, अमीर होती तो क्यों करती, उसका घर चलाने के लिए। अब सुनना, वो 2 लाख रुपए देगा, शोषण हो रहा है, 8 लाख रुपए तो बेचारा वो महिला को मिलने चाहिए थे, वो कौन खा रहा है, दलाल। लेकिन बेचारी गरीबी के कारण ये काम कर रही है। तो याद रखना, मध्यस्थ दलाल बढ़ने लगे थे बहुत, बीच में बिचौलिए बढ़ने लगे थे। अब भाई तुमने 2 लाख रुपए दे दिए, अब वो बच्चे पे बच्चे करे जा रही है हर साल 2-4 साल में। लेकिन जो महिला जितने ज्यादा बच्चे करेगी, अभी तो ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में कमजोरी आ जाएगी, शारीरिक कमजोरी आ जाएगी, कौन देखभाल करेगा उसकी। तो शारीरिक कमजोरी आ जाती है, आप पेपर में लिख सकते हो, जो महिला जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेगी, कुछ समय बाद उसमें क्या आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। अब आप क्या होगा, महिलाओं का समाज या परिवार से दूर जाना,
अब मान लो घनश्याम अमीर आदमी है, घनश्याम ने क्या कर दिया और उसका बच्चा पैदा करवा दिया, किससे? किसी तीसरी महिला से। अब वो घनश्याम चाहता है वो महिला चौल में रहेगी क्या, ऐसी गरीबी में रहेगी क्या? उसे उठवा के घर में रखेंगे, डल्लप के गद्दे देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, स्ट्रॉबेरी खिलाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे ताकि उनका बच्चा चमकदार पैदा हो, सोसाइटी में बता सकें। तो इस महिला को वो कहाँ लेकर जाते हैं? अपने घर में, अपने घर में लेकर जाएंगे, उसको पालन पोषण करेंगे। लेकिन इस महिला का भी तो अपना घर है, इस महिला के भी तो अपने बच्चे हैं, इसका परिवार है, उनको छोड़कर जाएगी तो कहीं ना कहीं महिला का समाज और परिवार से दूर हो जाएगी। वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाएगी। विदेशियों द्वारा सारोगेसी और कानूनी समस्याएं। भाई साहब, भारत में जापानी महिला दंपत्ति आए, महिला और पुरुष, और जापानी महिलाओं ने गुजरात में क्या करवा लिया? सारोगेसी करवा लिया। जापान से आए महिला पुरुष, उनने क्या करवा दिया? सारोगेसी करवा दी। कहां पर? गुजरात के अंदर। अब गुजरात में सारोगेसी जिस महिला के अंदर करवाई, उसके अंदर 4 महीने का बच्चा हो गया और दोनों में तलाक हो गया। उधर दोनों में तलाक हो गया, जापान भाग गए। बेचारी वो गरीब महिला, अगर वो बच्चे को पाल पाती तो वो क्यों ऐसा करती, क्यों बच्चा पैदा करवाती? गरीब महिला पर बर्डन पड़ गया, वो क्या हो गई? विदेशियों द्वारा सारोगेसी और कानूनी समस्याएं आई। अब उस महिला बेचारी क्या करे, घर वालों ने भी परेशान करना चालू कर दिया, सब दिक्कतें आ गई। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या थी, कानूनी समस्याएं आई। साथ ही साथ नागरिकता की समस्या। जर्मनी, याद रखना, जर्मनी से एक दंपत्ति आया और उसने भारत में क्या करवा ली? सारोगेसी। अब बच्चा भारत में पैदा हुआ, जर्मनी में जब वो गए लेकर उसे, तो जर्मनी सरकार ने नागरिकता देने से मना कर दिया कि भाई साहब नागरिकता हम कैसे दे दें, बच्चा भारत में जन्मा है। अब वो वहां से भारत आए। अब भारत में जब उन्होंने नागरिकता मांगी तो भारत सरकार ने पूछा क्या आपका कोई पूर्वज भारतीय है? तो उन्होंने बोला कोई नहीं है, हम तो बस बच्चा लेने आए थे। तो इधर से नागरिकता नहीं मिली। अब वो बच्चा बेचारा बिन पैदी का लोटा हो गया, ना इधर का ना उधर का। तो ये समस्याएं पैदा हो गई। अभी दूर करने के लिए बिल आएगा, अभी देखेंगे। आर्थिक लाभ के कारण सारोगेसी बहुत बड़ी समस्या। पति कुछ करना नहीं चाहता, ताश खेल रहा है दिन भर और फालतू डला है बाहर, और महिला से बोल रहा है तू सारोगेसी करवा। याद रखना, दबाव डाल रहा है वो गांव पर, महिलाओं पर। तो याद रखना, आर्थिक लाभ के कारण पति महिलाओं को फोर्स करते हैं और ये काम करवाते हैं, जिसके कारण महिलाओं को टॉर्चर सहना पड़ता है। तो ये समस्याएं हैं। आप बताओगे 11 नंबर में सिंगल पेरेंटिंग की प्रवृत्ति। ये क्या होता है सर? अकेले माता पिता बनना है, हमें नहीं है महिला की जरूरत। करण जौहर ने 2 बच्चे करवा ली। याद रखना, या बहुत सारे एक्टर रहते हैं जो क्या करते हैं, सारोगेट के द्वारा क्या करवा लेते हैं बच्चे और खुद अकेले पालते हैं, दायमा रख लेते हैं। अब भाई साहब, पुरुष और महिला को बनाया गया है, उनका समावेशन किया गया है प्रकृति में, तो तुम अकेले बच्चे थोड़ी पाल पाओगे। बच्चे को माँ का इमोशन भी जरूरी है और पिता का कठोरता भी जरूरी है, तब बच्चा विकसित हो पाता है। लेकिन तुम अकेले ही माता पिता का रोल निभाना चाहते हो, सिंगल पेरेंट बनना चाहते हो, या फिर महिलाएं फिगर खराब ना हो। कटरीना कैफ बच्चा इसलिए नहीं करना चाहती कि फिगर खराब हो गया मेरा, तो फिगर खराब होने के कारण भी ऐसा किया जा रहा है कि तीसरी महिला से करवाकर खुद रख लेते हैं। अरे ऐसा स्टैंडर्ड भी क्या काम का कि जिसमें ये सब दिक्कतें पैदा हो जाएं। और आजकल क्या होने लगा था, एक और समस्या लिख सकते हो कि अविवाहित जो लड़कियां थी वो भी सारोगेट मदर बन रही थी रुपए के चक्कर में। अविवाहित जिनका विवाह नहीं हुआ वो भी ऐसा काम करेंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होंगी। तो इन सभी को रोकने के लिए भारत सरकार बिल लेकर आई, सारोगेसी बिल। क्या है उस सारोगेसी बिल के अंदर महत्वपूर्ण बातें, चलिए देखते हैं। क्लियर हुआ इतना? समस्याएं आ सकती है 5 नंबर में लिखने तो डायरेक्ट लिख देना, 11 नंबर में डिटेलिंग कर देना। अब सारोगेसी बिल की महत्वपूर्ण बातें ये समझना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सारोगेसी बिल है 2017 में आया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। 18 में आया, पारित नहीं हो पाया। 2019 में लोकसभा और राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा सारोगेसी बिल के बारे में लिखिए, तो आपको समस्याएं पता थी, अब उस समस्याओं को दूर करना है। तो सबसे पहला, इसमें व्यावसायिक सारोगेसी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया कि कोई दलाल नहीं चाहिए भैया, कोई व्यावसायिक रूप से सारोगेसी नहीं करेगा, ये लिख दिया बिल में। दूसरा क्या लिखा, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, नो एनआरआई, कोई विदेशी नहीं चलेगा, भारतीय नागरिक होना चाहिए। कि तुम जर्मनी जापान से आ रहे हो, बच्चे करा रहे हो, दिक्कतें पैदा कर रहे हो भारत में, याद रखना कोई नागरिकता, विदेशी नागरिकता वाला व्यक्ति नहीं करेगा, सिर्फ भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं। अब सारोगेसी तभी कराई जा सकती है जब डॉक्टर बोल दे कि सामान्य रूप से माता पिता नहीं बन पा रहा है। ऐसा नहीं है कि करण जौहर ने नहीं मुझे शादी नहीं करना, मुझे तो बच्चे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप
जब डॉक्टर बोल देगा कि आपकी शादी हो चुकी है, और शादी भी कब हो गई हो कि 5 वर्ष पूरे हो गए हों, सरोगेसी की तब अनुमति देगा डॉक्टर जब विवाह के 5 वर्ष पूरे हो गए हों, कोई बच्चा ना हो। ऐसा नहीं है कि 5 लड़कियां हैं और आप 6वीं लड़के के लिए अब ये करा रहे हो, ऐसा नहीं। आप क्या कराओगे, बच्चा ना हो और ना ही गोद लिया हो, ना ही गोद लिया बच्चा हो, तब आप सरोगेसी करा सकते हो डॉक्टर के कहने पर। और कौन करा सकता है, महिला की आयु 23 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए और पुरुष की आयु 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, वही उसी को सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी। अब सर सरोगेसी करेगा कौन, वही तो आया नेक्स्ट पॉइंट, देखना समझ में आए। बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या करना है, जो नकारात्मक प्रभाव है उन्हें सकारात्मक में बदल देना है। अब करेगा कौन, अभी तो आप कोई से भी करवा रहे थे, अब देखते हैं, और करवाने के बाद छोड़ देते थे उसे। अब देखना, जो भी महिला सरोगेसी करेगी वे दंपत्ति की नजदीकी रिश्तेदार होगी, नजदीकी करीबी रिश्तेदार होगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी उठाया, रुपए दिए और करवा लिया। कोई भी महिला जो सरोगेसी करेगी वे विवाहित होना चाहिए, अभी मैंने बताया अविवाहित करते हैं, या विवाहित होना चाहिए। साथ ही साथ उसका स्वयं का बच्चा होना चाहिए और वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। खुद का बच्चा हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसा नहीं है कि पागल है और तुमने पागल को करवा दिया और बस बच्चा लेने के लिए उससे इस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं। तो मानसिक रूप से भी वो कैसी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। कोई भी महिला अपना जीवन काल में केवल एक बार, स्टार बना लेना, कोई भी महिला अपने जीवन काल में एक बार सरोगेसी कर सकती है, करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो सबका यही धंधा बन गया और तुम भी आओ भैया फूफा जी तुम ये वो सब मतलब उनसे करवा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक जन से करवा सकते हो आप बच्चा। राज्य और केंद्र स्तर पर सरोगेसी बोर्ड बनेंगे और देखेंगे कि सरोगेसी की कोई समस्या ना हो। बोर्ड बनाए जगह जगह जाकर सरकार ने। कोई भी महिला सरोगेसी करेगी उसका जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं 16 माह तक, 16 महीने तक, बच्चा पैदा होने के बाद भी 6 महीने तक क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, उनका ध्यान रखना है। 9 महीने में बच्चा, 6 महीने तक सरोगेसी के कारण उसको जो समस्याएं आई हैं उनको सॉल्व करोगे, जीवन बीमा कराओगे आप उसका जिंदगी भर के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं दोगे। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ये सब चीजें क्या थी, सरोगेसी बिल के अंदर थी। अब निष्कर्ष में क्या लिखना है आपको, अगर 11 नंबर में आया कि सरोगेसी अच्छा या बुरा, क्या सरोगेसी को बंद कर दिया जाए पूर्ण रूप से, तो चलिए देखते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निश्चित ही भारत में सरोगेसी के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, यह बिल उन समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जो बिल लाए, बिल का निष्कर्ष क्या निकला है कि जितनी भी समस्याएं आ रही थी, हमें उम्मीद है कि ये सरकार का बिल उस समस्याओं को दूर कर देगा। लेकिन बिल में कुछ कमियों को देखा गया। क्या कमी भी लिखना है, नकारात्मक प्रभाव भी लिखना है कि भैया जिन महिलाओं ने सरोगेसी करा ली पहले, अब उन महिलाओं के लिए भी तो कुछ प्रावधान कर देते तुम, वो तो तुमने कुछ किया ही नहीं है। जिन महिलाओं ने पहले सरोगेसी करा ली है, वर्तमान में उनके पास कोई आश्रय नहीं रहा, उन महिलाओं के पुनरुत्थान के लिए बिल में कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ भारतीय नागरिक विदेशों से सरोगेसी कराकर लाता है, भारतीय नागरिक विदेशों से सरोगेसी कराकर लाता है, तो क्या होगा, तुम अपने यहाँ तो रोक रहे हो, बाहर से तो लाने दे रहे हो ना, तो उस पर क्या होगा इस बिल में स्पष्ट नहीं लिखा। और अगर किसी ने गलती से ऐसा कर दिया तो उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास। ये मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। हमें तो लिखना है, वैसे तो कुछ अधिकार हनन नहीं है, लेकिन मानव अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा बहुत कम कर दिया जाए। ऐसा हम नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए लिख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि सरोगेसी क्या होती है, सरोगेसी बिल क्यों लेकर आया, किराए की कोख क्या होती है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो चलिए जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आखिर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, पेपर में आपसे 3 नंबर में, 5 नंबर में, 11 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, बताइए। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये क्या होता है, एक प्रकार का बायोमेट्रिक्स है। चलो पहले अपन बिल्कुल बेसिक जानकारी लेते हैं ताकि जो व्यक्ति पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाए। तो सुनना, ये क्या होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स, अब आपसे पूछ लेगा सर ये बायोमेट्रिक्स क्या होता है, तो बायोमेट्रिक्स मतलब वो सभी चीजें, हमारे शरीर के वो सभी अंग जो किसी विशिष्ट पहचान को स्थापित करते हैं, या फिर व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए हम जिन अंगों का उपयोग करते हैं उन्हें बायोमेट्रिक्स कहा जाता है। जैसे आंख का रेटिना, आंख के अंगुली
जो फिंगरप्रिंट बोलते हैं। चलो पहले डीएनए हटाओ, फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? तो फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? हमारे शरीर में जो डीएनए पाया जाता है उस डीएनए के अंदर हमारी संपूर्ण जानकारी रखी होती है और वो डीएनए ही निर्धारित करता है कि हमारी उंगलियों की छाप कैसी होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति की उंगलियों की छाप दूसरे व्यक्ति से अलग होती है, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। और इसी का उपयोग बायोमेट्रिक्स के रूप में पहले अपराध अनुसंधान में किया जाता था। अपराध अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता था। मतलब अनुसंधान मतलब क्या हो जाएगा? अपराधी का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता था कि भैया कौन अपराधी है, कौन अपराध करके गया, अंगूठा से चेक कर लो। लेकिन अपराधी भी चतुर, उसने ब्लेड से काट दिया यहाँ पर, या ग्लव्स पहन के चला गया, या फिर कटे फटे हाथ हैं उसके, या खुरदुरी सतह है, तो वहां पर फिंगरप्रिंट काम ही नहीं करते। मार भी दिया किसी को तो भी पता नहीं लगा पाएंगे। तब फिर आगे जाकर ये फिंगरप्रिंटिंग के आगे जोड़ा गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या था। ये एक प्रकार का बायोमेट्रिक्स है। कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया काम करती है, किस प्रकार से हम चीजों का पता लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, 11 नंबर का प्रश्न भी आपका यहां से बन सकता है। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको यहां रख देते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रत्येक व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी डीएनए में रखी जाती है। सारी जानकारी, क्योंकि मैंने बताया डीएनए के अंदर जीन है, वही जानकारी रखता है। इस डीएनए का कुछ भाग निर्धारित करता है कि उंगलियों की छाप कैसी होगी, हमारी उंगली किस प्रकार से काम करेंगी, ये डीएनए ही निर्धारित करता है उंगलियों की छाप कैसी होगी। हर व्यक्ति की उंगलियों की छाप अलग अलग होती है। इसका उपयोग अपराध अनुसंधान में किया जाता था और इसे ही फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। मैंने अभी आपको पूरा बता दिया, वही लिख के भी दे रहा हूं और पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पर मिलेगी, टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी, ऐप पर मिल जाएगी, ये ध्यान रखना। तो इसमें कई समस्याओं के कारण वर्तमान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया गया। इसमें कई सारी समस्याएं आई, मैंने अभी आपको बताया क्या क्या समस्याएं आई। तो अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, किसने चालू की है, सारी जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूं। सुनो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी एलिस जेफरी नामक वैज्ञानिक ने। मतलब दुनिया में सबसे पहले इस तकनीक के बारे में एलिस जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया। इन्होंने बताया कि भैया किसी भी व्यक्ति के डीएनए को हम निकालकर उसके टुकड़ों को एक दूसरे टुकड़े से मिलान कराकर हम क्या कर सकते हैं, पहचान स्थापित कर सकते हैं। इसके द्वारा हम अपराधी का पता लगा सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दुनिया में सबसे पहले इस तकनीक के बारे में एलिस जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया। इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अन्य से भिन्न होता है और इस डीएनए का चित्र प्राप्त करके, इस प्रकार से हम चित्र प्राप्त करके दो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए को जांचा जा सकता है और डीएनए आसानी से प्राप्त भी किया जा सकता है। तो इन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि आप कहां अंगूठे के चक्कर में लगे हो, अगर आपको डीएनए मिल जाता है और हमारे संपूर्ण शरीर में डीएनए भरा पड़ा है कोशिका के अंदर, आराम से मिल जाता है। कहीं पर किसी ने कोई भी चोरी करने गया और उसका हल्का सा बाल वहां पर गिर गया, या झूमा झटकी में बलात्कार में किसी की खाल निकल गई, तो आप एक खाल के टुकड़े से ही हजारों लाखों कोशिकाएं प्राप्त कर सकते हो। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपराधी का पता लगा सकते हैं। तो ये बताया एलिस जेफरी ने। लेकिन भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चलती है दोस्तों, वो एलिस जेफरी की विधि पर नहीं चलती है, वो चलती है डॉक्टर लालजी सिंह की विधि पर। किसकी विधि पर? डॉक्टर लालजी सिंह की विधि पर दोस्तों क्या चलती है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चलती है। अब सर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है, तो चलिए मैं आपको एक बोर्ड पर समझा देता हूं कि हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे काम करती है। पेपर में 11 नंबर में सर कैसे लिखेंगे, किताबों में समझ में नहीं आता, तो रुको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऐसे हेडिंग डाल देना बकायदा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। अब सुनना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डीएनए के बारे में। हमारे शरीर की संपूर्ण जानकारी किसमें भरी होती है, डीएनए में। और डीएनए कैसा होता है, ऐसा होता है, दो धागों से मिलकर बना होता है। मतलब इसकी संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है, द्विकुंडलित डबल हेलिक्स मॉडल होता है हमारा डीएनए का। अब सर ये जो संरचना होती है, इसमें जो खंड दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है आपका जीन। ये क्या होता है, आपका जीन होता है। अब जो आप डीएनए देख रहे हो ना, पूरा का पूरा ये डीएनए, ये पूरा का पूरा डीएनए दो भागों में बटा होता है। एक होता है सक्रिय डीएनए, एक्टिव डीएनए, सक्रिय डीएनए,
और एक होता है निष्क्रिय डीएनए। समझना, निष्क्रिय डीएनए। डीएनए को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक होता है सक्रिय डीएनए और एक निष्क्रिय डीएनए। सक्रिय डीएनए मतलब ऐसा डीएनए जो कि हमारे शरीर में सभी लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, हमारे हृदय के विकास में, हमारे हाथों के विकास में, बालों के विकास में, शरीर की संपूर्ण प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ये सक्रिय डीएनए काम करता है। और ये पूरा सक्रिय डीएनए हमारे शरीर में सिर्फ 2 से 3% होता है। समझना, हमारे संपूर्ण डीएनए में सक्रिय डीएनए 2 से 3% होता है, बाकी 97 से लेकर 98% डीएनए निष्क्रिय डीएनए होता है। निष्क्रिय मतलब ये कोई काम नहीं करता, न इसमें परिवर्तन होते हैं, अगर परिवर्तन होते हैं तो सक्रिय में होते हैं, और इसमें हल्का भी परिवर्तन आ गया तो उसी को बोलते हैं दोस्तों उत्परिवर्तन, और इसी के कारण आनुवांशिक बीमारी होती है। आनुवांशिक बीमारी होती है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए किसमें परिवर्तन के कारण आनुवांशिक बीमारी होती है, सक्रिय डीएनए। सक्रिय डीएनए का 99% भाग सभी में समान होता है। 99% समान डीएनए होता है, केवल 1% ही डीएनए क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये अलग अलग डीएनए के कारण ही हमारा फेस अलग होता है, उंगलियों के निशान अलग होते हैं। बाकी 99% डीएनए निर्धारित करता है कि फेफड़े होंगे हमारे अंदर 2, हमारे अंदर 2 किडनी होंगी, हमारे सभी के अंदर बाल होंगे, हाथ होंगे, नाखून होंगे। 99% शरीर सभी के समान होते हैं, सिर्फ 1% डीएनए अलग होता है, वो सक्रिय डीएनए होता है। निष्क्रिय डीएनए सभी में, याद रखना, अलग अलग टुकड़ों में पाया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इनएक्टिव डीएनए कोई काम नहीं करता। अब सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसका उपयोग करते हैं, तो उसमें हम निष्क्रिय डीएनए का उपयोग करते हैं। ये देखो, ये डीएनए दिखाई दे रहा है, इस पर कुछ ये सक्रिय डीएनए है, ये क्या है, कुछ सक्रिय डीएनए है। बाकी इसके चारों ओर आपको जो डीएनए दिखाई दे रहा है, ये वाला डीएनए निष्क्रिय डीएनए होता है। ये सक्रिय डीएनए के चारों ओर स्थित होता है। निष्क्रिय डीएनए, निष्क्रिय डीएनए सक्रिय डीएनए के चारों ओर स्थित होता है। ये सक्रिय है, सक्रिय के चारों ओर स्थित होता है, इसीलिए निष्क्रिय डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। सैटेलाइट की तरह ये क्या करता है, चारों ओर घूमता रहता है, मतलब चारों ओर पाया जाता है। तो इसको सैटेलाइट डीएनए के नाम से भी जाना जाता है, निष्क्रिय डीएनए। और इन्हीं निष्क्रिय डीएनए के आधार पर ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। अब कैसे की जाती है, चलिए अब हम देखते हैं। सब पूरी प्रक्रिया में आपको बताने वाला हूँ। एक चीज समझ में आ गई, निष्क्रिय डीएनए। अब हम क्या करेंगे, जो निष्क्रिय डीएनए हमारे शरीर में है और सक्रिय डीएनए है, उसको अलग अलग भी तो करेंगे। तो अब हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया देखते हैं अपन। अब हम देखने वाले हैं डीएनए, फिर मैं आपको लिखा लिखाए दिखाऊंगा, फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया। ये आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया आ जाएगी दोस्तों। सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको पेपर में लिखना है फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जहां कहीं भी अपराध हुआ है वहां जाकर हम क्या करेंगे, डीएनए प्राप्त करेंगे। मतलब मान लो कहीं पर क्या हो गया, मर्डर हो गया, तो मर्डर वाले स्थान पर, अपराध वाले स्थान पर हम जाएंगे और वहां से कोशिकाएं प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपराध वाले स्थान से क्या करेंगे, स्थान से कोशिका प्राप्त करेंगे, कोशिका प्राप्त करेंगे। पहली चीज ये तो बच्चा बता देगा, कोशिका प्राप्त कर ली। अब इस कोशिका से हम क्या करेंगे, केंद्रक को अलग कर देंगे और केंद्रक से फिर हम क्या करेंगे, डीएनए प्राप्त करेंगे। याद रखना, अब हमने डीएनए ले लिया, लेकिन ये डीएनए 1 माइक्रोग्राम से कम है। कितने से कम है, 1 माइक्रोग्राम से कम है। 1 माइक्रोग्राम मतलब 10,000 कोशिकाओं से जितना हम लेंगे, 10,000 सेल से हम जितना डीएनए लेंगे वो 1 माइक्रोग्राम होगा। और अगर इससे कम है तो हम क्या करेंगे, डीएनए को बढ़ाएंगे। तो दूसरी स्टेप क्या होगी, अगर डीएनए कम है, डीएनए कम है, तो हम क्या करेंगे, उस डीएनए को पीसीआर मशीन में डालेंगे। किस में डालेंगे, पीसीआर। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, वैसे बुक में पूरा लिखा आएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम इसको डालेंगे और हम डीएनए से डीएनए बना लेंगे। अब हमारे पास भरपूर मात्रा में डीएनए बन चुका है। हमने अपराधी से डीएनए ले लिया, अपराधी से डीएनए बन लेने के बाद में डीएनए को बढ़ा भी दिया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डालकर। अब हमारे पास बहुत सारा क्या आ चुका है, डीएनए आ चुका है। अब सर ये डीएनए में क्या है, सक्रिय भी शामिल है और निष्क्रिय भी शामिल है, सक्रिय भी शामिल है और निष्क्रिय भी शामिल है। तो अब तीसरी स्टेप क्या होगी समझना, अब तीसरी स्टेप क्या होगी, हम इस पर एक एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डालेंगे, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डालेंगे। और ये एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जैसे ही इस पर डालेंगे, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम काटने का काम करता है। तो ये एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या कर देगा, डीएनए को सक्रिय भाग से काट देगा। डीएनए को क्या कर देगा, जो भी सक्रिय भाग है वहां से क्या कर देगा, काट देगा। मतलब सक्रिय भाग को अलग कर देगा, सक्रिय भाग को काट देगा, काट देगा मतलब सक्रिय भाग को दोस्त अलग कर देगा। अब क्या बचेगा, तो अब बच जाएगा निष्क्रिय डीएनए के टुकड़े। अब क्या बच जाएंगे, सक्रिय को हम अलग कर देंगे तो निष्क्रिय डीएनए के टुकड़े बचेंगे, टुकड़े बचेंगे। समझ रहे हो आप प्रक्रिया, पहले पता लगा, हमने उठाया अपराधी से, फिर हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में वृद्धि करी। अब सक्रिय को काटने के लिए एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डाला। 11 नंबर का क्वेश्चन है, आप मेंस की बुद्धि से समझना, इसको क्लियर कर दोगे एग्जाम आप। याद रखना निष्क्रिय डीएनए के टुकड़े बनेंगे। अब निष्क्रिय बचेंगे तो अब क्या करेंगे, जो टुकड़े बचते हैं इसी को VNTR कहा जाता है। निष्क्रिय डीएनए के जो टुकड़े बचते हैं उन टुकड़ों को बोला जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। अब जो टुकड़े बच गए, कहीं बड़ा टुकड़ा, कहीं छोटा टुकड़ा, कहीं पर और छोटा टुकड़ा, कहीं और बड़ा टुकड़ा, तो हमें इन्हें लाइन में व्यवस्थित करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेप आएगी दोस्तों, हम क्या करेंगे, निष्क्रिय या फिर सीधा लिख देते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। मतलब निष्क्रिय डीएनए के टुकड़े, डीएनए के जो टुकड़े हैं, टुकड़े उनको हम व्यवस्थित जमाएंगे। तो हम जमाने के लिए क्या करेंगे, एक नाइट्रो सेल्यूलोज का जेल लेंगे। क्या करेंगे, नाइट्रो सेल्यूलोज का जेल लेंगे, नाइट्रो सेल्यूलोज जेल। ये कैसा होता है, ये धनात्मक होता है। ये लो, यहां पर हमने क्या कर दिया, नाइट्रो सेल्यूलोज का एक जेल ले लिया। एक पात्र में क्या कर दिया हमने, नाइट्रो सेल्यूलोज का हमने जेल भर दिया। ये नाइट्रोसेल्यूलोज का हमने क्या कर दिया, जेल भर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डीएनए के टुकड़ों को डाल देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास डीएनए के टुकड़े हैं उनको इसमें प्रवेशित करा दिया जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें डीएनए के टुकड़ों को डाल देंगे, निष्क्रिय डीएनए के टुकड़े ये डाल दिए। समझना बिल्कुल सरलता से, निष्क्रिय डीएनए के टुकड़े डाल दिए। अब जो निष्क्रिय डीएनए है, डीएनए पर कैसा रहता है, ऋणावेश रहता है। डीएनए पर क्या रहता है, ऋणावेश रहता है, ऋणावेश रहता है। तो ये क्या करेगा, धनावेश की तरफ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पर जो छोटे टुकड़े हैं वो तेजी से गति कर जाएंगे, जो छोटे टुकड़े हैं वो तेजी से गति कर जाएंगे और बड़े टुकड़े धीमे धीमे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मान लो ये छोटा टुकड़ा था, ये उससे बड़ा टुकड़ा था, ये उससे बड़ा टुकड़ा था, ये उससे बड़ा टुकड़ा था। तो इस प्रकार ये एक लाइन में जम जाएंगे। इस प्रक्रिया को, लाइन में जमने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोफोरोसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये 3-3 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं यहाँ से। तो डीएनए का लाइन से जमना, निष्क्रिय डीएनए का लाइन से जमना इलेक्ट्रोफोरोसिस कहा जाता है। अब आपने लाइन से जमा दिए, इन्हें लाइन से जम गए। अब इन पर क्या डालेंगे, एक पिगमेंट डालेंगे। एक लाइन से जम गया, लाइन प्राप्त हो गया। अब इन पर एक वर्णक डालेंगे। चलो एक नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इतना समझ गए होगे। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि भाई जो टुकड़े थे, ये जो आपके टुकड़े थे, इन टुकड़ों पर हम क्या कर देंगे, एक वर्णक डाल देंगे।
ये वर्णक डाल देंगे, मतलब इन पर क्या हो जाएगा, जैसे ही हम एक पिगमेंट डालेंगे, वर्णक डाल देंगे, इन पर एक वर्णक डाल देंगे, वर्णक डाल देंगे। अब वर्णक डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका डीएनए था, जो आपका डीएनए था, इस पर हमने कोई वर्णक डाल दिया, मान लो लाल कलर का, तो इसमें धारियां निकल आएंगी। इस प्रकार से धारियां निकल आएंगी। तो अब इसका क्या करेंगे, इसे अगर मान लो इसका हमने एक्सरे कर लिया, तो इसका एक्सरे ले लेंगे, मान लो इसका एक्सरे ले लिया, एक्सरे ले लिया, तो इसे ऑटो रेडियोग्राफ कहा जाता है, ऑटो रेडियोग्राफ कहा जाता है। मतलब हमें अब एक चित्र प्राप्त हो गया। चलिए दोस्तों, तो हमने देखा यहाँ पर एक्सरे ले लेंगे हम, जो भी टुकड़े हैं, और उन एक्सरे को क्या बोलेंगे, ऑटो रेडियोग्राफ। अब सर आपने बता दिया कि हमने पूरा एक चित्र ले लिया है, अब कैसे पता लगाएंगे कि कोई व्यक्ति अपराधी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपन। यहाँ पर मान लो कि 4 प्रकार के डीएनए हैं, और ये वाला जो ए नंबर का डीएनए है, ये अपराध वाली जगह से हमें डीएनए प्राप्त हो गया है, अपराध वाली जगह से। अब हमें ये 3 व्यक्तियों के अलग अलग डीएनए हमारे पास, अब हमें मैच करना है कि अपराधी कौन है। तो हम देखेंगे कि भैया मैच किससे हो रहा है, इससे हो रहा है क्या, नहीं, इससे हमारा मैच नहीं हो रहा है। फिर हम देखेंगे इससे, हाँ सर ये क्या है, अपराधी है, क्योंकि इससे डीएनए मैच हो रहा है, तो ये आपका क्या निकलेगा, अपराधी। तो आप क्या कर सकते हो, अपराधी का पता। साथ ही साथ ये वाला जो आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लगभग मिल रहा है, मतलब ये माता पिता हो सकते हैं या सगे संबंधी हो सकते हैं। सगे संबंधी से कुछ डीएनए मिलेगा, बाकी पूर्ण रूप से डीएनए अपराधी वाले व्यक्ति से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लिखा हुआ देखते हैं पूरा का पूरा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। मैंने आपको समझाया, अब वही हम लिखा हुआ देख रहे हैं, ताकि आप पेपर में पूरा व्यवस्थित लिख सको। दुनिया में सबसे पहले इस तकनीक के बारे में एलिस जेफरी ने बताया, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अन्य से भिन्न होता है, तो डीएनए का चित्र प्राप्त करके हम 2 अलग अलग व्यक्तियों की पहचान स्थापित कर सकते हैं। भारत में लालजी सिंह के द्वारा आधारित विधि पर कार्य होता है। अब हम देखने वाले हैं कि यह तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए इसको यहां रख देते हैं। अब हम देखने वाले हैं यह तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सुनना, सबसे पहले हमारे शरीर में स्थित डीएनए में केवल 2 से 3%, मैंने पहले ही समझा दिया है भाई, मैं बस अब आपको लिख के बता रहा हूं, 2 से 3% ही डीएनए सक्रिय डीएनए होता है, बाकी 97% निष्क्रिय डीएनए होता है, जो इनएक्टिव होता है। पूरे शरीर का निर्माण 2 से 3% डीएनए से ही हुआ है, जो सक्रिय है। निष्क्रिय डीएनए सक्रिय डीएनए के चारों ओर स्थित होता है, इसीलिए इसे सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। तो आप ऐप से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ बुक परचेज करना चाहते हैं तो बुक में तो हमने चित्रात्मक रूप से व्यवस्थित दिया है। निष्क्रिय डीएनए की बहुरूपिता ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होती है, और निष्क्रिय डीएनए की जो अलग अलग संरचनाएं होती हैं उसे ही विज्ञान की दुनिया में वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स VNTR के नाम से जाना जाता है। अब आप देखना, ये देखते हैं अपन, अब अलग अलग आपने अभी देखा इसको, अब हम देखने वाले हैं कि प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। जो मैंने अभी आपको समझाई है उसको मैंने लिखकर बता दिया है। सबसे पहले किसी स्थान से कोशिका प्राप्त होगी, मतलब जहां पर अपराध हुआ है वहां से कोशिका प्राप्त होगी, अर्थात डीएनए सैंपल प्राप्त होगा। फिर कोशिका से गुणसूत्र से हम डीएनए को निकाल लेंगे, हमें डीएनए चाहिए। अगर मान लो डीएनए की संख्या कम है तो इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन में डालेंगे, PCR मशीन में डालेंगे, जिससे डीएनए की बहुत सारी कॉपी बन जाएगी। इससे हमारे पास बड़ी मात्रा में क्या आ जाएगा, डीएनए प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी मैं समझा चुका हूं। अब इस डीएनए की मात्रा पर एंडोन्यूक्लिएज नाम का एंजाइम डालेंगे, जो निष्क्रिय और सक्रिय डीएनए को अलग अलग कर देगा, मतलब सक्रिय स्थान से काट देगा, जिससे अब निष्क्रिय डीएनए बचता है और डीएनए के अलग अलग टुकड़े बच जाते हैं। मैंने वही समझाया था कि निष्क्रिय डीएनए अलग अलग हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, किस में डालेंगे, कौन सी जेल में, चलो देखते हैं। अब इस डीएनए के अलग अलग टुकड़ों को नाइट्रोसेल्यूलोज के जेल में डाल देंगे, फिर इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर देंगे। तो क्या होगा, सामान्य
सामान्यतः डीएनए पर ऋणावेश होता है तो डीएनए के टुकड़े धनावेश की ओर गतिशील होते हैं। जो छोटे टुकड़े होंगे वो जल्दी गति करेंगे और जो आकार में बड़े होंगे वो धीरे धीरे गति करेंगे और लाइन से जम जाएंगे। इसे इलेक्ट्रोफोरोसिस कहा जाता है। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, सिर्फ लिख के बताई जा रही हैं वो चीजें आपको। अब इलेक्ट्रोफोरोसिस के बाद डीएनए एक व्यवस्थित क्रम में जम जाता है। छोटे डीएनए आगे और बड़े डीएनए के टुकड़े पीछे जम जाते हैं। अब डीएनए के व्यवस्थित जमे हुए टुकड़ों पर एक वर्णक डाला जाता है जिससे इसमें धारियां दिखाई देने लगती हैं। इस चमकीली धारियों पर जो पैटर्न बनेगा वो किसी अन्य व्यक्ति के डीएनए पर नहीं बनेगा। हर एक व्यक्ति के डीएनए का पैटर्न अलग अलग हो जाएगा, याद रखना। इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है और इसी के द्वारा व्यक्ति के अपराध जिसने किया है उसका पता लगाया जाता है। अब आखिर हम देखने वाले हैं मानव जीनोम परियोजना से पहले मैं आपको बता दूं, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहां पर किया जाता है, इसके उपयोग कहां पर है, तो याद रखना आप बता देना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम अपराधी का पता लगा सकते हैं कि भाई किसने बलात्कार किया है, चोरी की है, आप तुरंत बता सकते हो। दूसरा, पैतृकता का निर्धारण कर सकते हैं कि भैया किसने कौन किसका मम्मी पापा है। बहुत सारे नेताओं पर फेमस होने के बाद आरोप लग जाते हैं कि वो उनके माता पिता हैं, तो उससे भी आप पता लगा सकते हो। कौन झूठ बोल रहा है ये भी पता लगा सकते हो कि कोई को खड़ा कर दिया कि इसने बलात्कार किया है जबकि सामने दूसरे ने किया है, तो आप डीएनए को मैच करके बलात्कारी का पता लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कई जगह पर उपयोग कर सकते हो दोस्तों। तो ये सारी की सारी जानकारी आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से थी। अब हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मानव जीनोम परियोजना क्या होती है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं हम कि भाई अभी तक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी हम परिचय देख चुके हैं, जैव प्रौद्योगिकी का आधार देख लिया, मानव की उत्पत्ति देख ली, मातृत्व प्रभाव, परख नली शिशु देख लिया, 3 पैतृक संतान देख ली, किराए की कोख देख ली, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों मानव जीनोम परियोजना, डीएनए पुनर्संयोजन, बहुगुणिता और बाकी बचे हुए टॉपिक, नकारात्मक प्रभाव वगैरह भी देख लेंगे। अगर आपने अभी तक पूरा जो भी थर्ड पेपर का 7th यूनिट है टॉपिक वाइज नहीं पढ़ी तो दोस्तों पेपर सिर पर है। आप A to Z चीजों को 2020 के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो जीएस जीनियस का एप्लीकेशन अभी जाकर डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। अगर आपने नहीं किया दोस्तों तो तुरंत जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर टेस्ट सीरीज से लेकर बहुत सारी आपके लिए ऑफर में चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो आप जल्दी आइए, जल्दी पाइए। और अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में उस पर आप कॉल करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।